वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग 114 से जो ऑनवर्ड जो लेक्चर है उनको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का नाम है मोर ऑन थ्रेड मैनेजमेंट। तो इसमें जो सबसे पहली एपीआई है वो गेट प्रोसेस आईडी ऑफ अ थ्रेड, यानी थ्रेड जिस प्रोसेस को बिलोंग करती है उस प्रोसेस की आईडी अगर गेट करनी है तो उसके लिए गेट प्रोसेस आईडी ऑफ थ्रेड, तो ये एपीआई यूज होगी। तो ये आता है एमसीक्यूज इस तरीके से कि जो है प्रोसेस की आईडी गेट करने के लिए कौन सी एपीआई यूज होती है। और दूसरी तरह क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो एपीआई है किस पर्पज के लिए यूज होती है। तो नेक्स्ट जो एपीआई वो गेट थ्रेड आईओ पेंडिंग फ्लैग। तो ये एपीआई यूज होती है ये चेक करने के लिए कि थ्रेड जो है उसकी कोई आईओ रिक्वेस्ट यानी किसी उसने डिवाइस के लिए अगर रिक्वेस्ट किया वो पेंडिंग तो नहीं है, तो उस पर्पज के लिए ये यूज होती है एपीआई। उसके बाद है सस्पेंड करना, किसी थ्रेड को पॉज करना, रोकना या उसको दोबारा से रिज्यूम करना, स्टार्ट करना। तो उनके लिए जो एपीआई अवेलेबल है वो एक तो रिज्यूम थ्रेड है और सस्पेंड थ्रेड है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना इसमें ये लिखा हुआ है कि अब जो विंडोज़ है, अब सेकंड लाइन में लिखा हुआ है विंडोज़ मेंटेन अ सस्पेंड काउंट। जब थ्रेड स्टार्ट होती है तो उसका जो सस्पेंड काउंट है, काउंट एक वेरिएबल है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो का मतलब ये है कि जब ये थ्रेड क्रिएट होगी तो साथ ही एक्टिव हो जाएगी, अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि एवरी थ्रेड हैज़ इट्स सेपरेट सस्पेंड काउंट, यानी हर थ्रेड का अपना जो है वो सस्पेंड काउंट होता है। उसके बाद लिखा हुआ है अ थ्रेड विल only run if the suspend code is zero. If it is not, then the thread is paused and execution of that thread will be stopped until the suspend count becomes zero. ठीक है, तो इसको मैंने आपको पहले बता दिया कि हर थ्रेड का अपना सस्पेंड काउंट होता है। तो अगर जीरो होता है तो इसका मतलब है वो एग्जीक्यूशन उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हो रही है। अगर ये जीरो से बड़ी वैल्यू है, वन है, टू है, तो इसका मतलब है वो थ्रेड जो है वो रुकी हुई है, पॉज पॉज स्टेट के अंदर है। अब जो है, अब ये एपीआई जो है रिज्यूम थ्रेड और सस्पेंड थ्रेड, अगर रिज्यूम करना है किसी थ्रेड को, इसका मतलब रिज्यूम तब करना है जब वो रुकी हुई है। रुकी हुई का मतलब ये है कि उसका जो सस्पेंड काउंट है वो जीरो से बड़ा है। तो अगर उसको रिज्यूम करना है तो उसको हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, जीरो पे लेके आना पड़ेगा। तो जो रिज्यूम थ्रेड एपीआई है ये सस्पेंड काउंट को जो है वो डिक्रीमेंट करती है। तो ये एमसीक्यूज आता है कि जो रिज्यूम थ्रेड है वो क्या करती है, इंक्रीमेंट करती है, डिक्रीमेंट करती है। इसी तरह जो सस्पेंड काउंट है, सॉरी सस्पेंड थ्रेड नाम की जो एपीआई है उसको रोकना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको रोकना है तो उस सस्पेंड काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर थ्रेड जो है वो रनिंग स्टेट के अंदर है, इट मीन उसका जो सस्पेंड काउंट है वो जीरो है। अगर उसको रोकना है तो सस्पेंड काउंट को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब है इनका। ये जो सेकंड टू लाइन्स है इनमें ये लिखा हुआ है। आखिर में ये लिखा हुआ है कि अगर ये जो है वो सक्सीड कर जाते हैं दोनों फंक्शंस, तो जो ये फंक्शंस रिटर्न करेंगे वो प्रीवियस जो भी सस्पेंड काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये एपीआईज फेल कर जाती हैं तो जीरो क्रॉस जो है वो 8F जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो इस लेक्चर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उसके बाद वेटिंग फॉर थ्रेड्स। अच्छा, इस लेक्चर में उन्होंने ये बताया हुआ है कि मल्टीपल थ्रेड जो है कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है, किसी सेम एक्टिविटी को डिवाइड किया होता है। तो ऐसा होता है कि कुछ थ्रेड जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेती हैं और जो अभी काम कर रही होती हैं फिर उनका वेट करती हैं। ठीक है, जो थ्रेड्स काम कर चुकी हैं वो वेट करेंगी जो भी काम कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो एपीआईज अवेलेबल है ये लिखा हुआ है थ्रेड इज आल्सो। तो विंडोज हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है, तो थ्रेड को भी वो ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, एक एपीआई तो ये है, यानी थ्रेड किसी एक ऑब्जेक्ट या एक थ्रेड के लिए वेट कर रही है तो वो ये इस एपीआई को कॉल करेगी। अगर वो मल्टीपल थ्रेड्स के लिए वेट कर रही है तो वो लिखा हुआ है इधर वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की एपीआई को कॉल करेगी। तो अब इसमें ये लिखा हुआ है कि यानी वेट फॉर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है उसकी लिमिट डिफाइंड है, यानी जो है एक थ्रेड जो है वो अगर मल्टीपल वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट एपीआई को कॉल करती है तो उसमें वो कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए वेट कर सकती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है मैक्सिमम जो वेट ऑब्जेक्ट्स है वो 64 है। ठीक है, तो एमसीक्यूज आता है कि एक टाइम पे जो थ्रेड है मल्टीपल इस एपीआई को कॉल करती है तो वो कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए वेट करती है, तो 64 है। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर 64 से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो इस एपीआई को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी मल्टीपल कॉल्स करनी पड़ेगी। तो
ये तरीका होता है कि अगर 64 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए वेट करना है, तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जब वो थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है, तो वो एक तो तरीका ये है कि एग्जिट थ्रेड नाम का जो फंक्शन है उसको जो है एक्सप्लिसिटली कॉल किया जाता है, और एक जो है टर्मिनेट थ्रेड नाम का जो है वो एपीआई जो है या फंक्शन है उसको कॉल किया जाता है। तो ये जो टॉप पे लिखा हुआ है एग्जिट थ्रेड और टर्मिनेट थ्रेड, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इसमें आगे 170 लेक्चर सी लाइब्रेरीज इन थ्रेड्स। तो अब इसमें जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि थ्रेड जो है ना, यानी अगर सी लाइब्रेरी की होंगी तो वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ये सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है दे माइट अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ थ्रेड सेफ्टी। ठीक है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो उसको थ्रेड सेफ्टी कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज आता है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है थ्रेड्स की वजह से उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है सेकंड लाइन के एंड में देखिए, थ्रेड सेफ्टी की बात तो लिखा है फॉर एग्जांपल strTOK। ठीक है, ये एक फंक्शन है सी लाइब्रेरी के अंदर। strTOK इसका मतलब है स्ट्रिंग टोकन। ठीक है, तो अब ये जो है ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें अच्छा, अब ये जो इसमें प्रॉब्लम अराइज होती है ना, उसको रिजॉल्व करने का जो उन्होंने तरीका बताया हुआ है ना, ये टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर सी लाइब्रेरी विंडो सी प्रोवाइड्स अ थ्रेड सेफ लाइब्रेरी नेम्ड LIBCMT। ठीक है, तो अगर थ्रेडेड सेफ एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए विंडो सी प्रोवाइड अ थ्रेडेड सेफ लाइब्रेरी नेम्ड एल लिब सी और मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो अब ये एमसीक्यूज आता है कि थ्रेडेड सेफ प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो कौन लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, तो इसमें लिखा हुआ है विंडोज सी प्रोवाइड्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आता है, और उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, लाइब्रेरी सी, और एम टी स्टैंड फॉर मल्टी थ्रेडिंग। तो ये भी एमसीक्यूज आता है उस लाइब्रेरी का नाम क्या है। ठीक है, अब इस लाइब्रेरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फॉर थ्रेडेड रेलिवेंट फंक्शंस टू प्रोग्राम अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स के लिए इसके अंदर फंक्शंस जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, इससे पहले आगे लिखा हुआ है कि क्रिएट, यानी थ्रेड को अगर क्रिएट करना हो या एग्जिट करना हो उसके लिए जो एपीआई जो है वो अवेलेबल थी, पहले ये वाली यूज़ हुई हुई थी। अब इस ये जो लाइब्रेरी है LIBCMT, तो इसके अंदर जो है वो उन्हीं के इक्विवेलेंट जो है वो फंक्शन अवेलेबल है। तो ये टॉप पे लिखा हुआ है एट अंडरस्कोर बिगन थ्रेड है और एंड थ्रेड है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो सी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो सिंपलर है। ठीक है, बट वो इतने डाइवर्स नहीं है कंपेयर टू विंडोज थ्रेडिंग फंक्शंस। ठीक है, तो वो थ्रेडेड सेफ जो है वो नहीं है विंडोज के, बट सॉरी सी लाइब्रेरी के। तो इस वजह से अब इसमें एक और पॉइंट ये लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ है कि जो अंडरस्कोर बिगन थ्रेड है वो सिंपलर है, बट सिक्योरिटी जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी लाइब्रेरी जो है वो थ्रेडेड सेफ है, और ये जो STRTO के जो टॉप पे फंक्शन लिखा हुआ है, ये पूछ लेते हैं कि थ्रेडेड सेफ है कि नहीं है, थ्रेड सेफ है कि नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है थ्रेडेड थ्रेड सेफ जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए। और ये जो क्रिएट थ्रेड और एग्जिट थ्रेड के इक्विवेलेंट कौन कौन से फंक्शन है, तो अंडरस्कोर बिगन थ्रेड है और एंड थ्रेड है। तो ये चीज़ें इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम है ये जो सॉरी नेक्स्ट जो लेक्चर है ये प्रोग्राम है, यानी मल्टी मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ किया हुआ है किसी फाइल के अंदर पैटर्न को सर्च करने के लिए। तो आप इसको जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ये जो ऊपर थ्योरी लिखी हुई है ये इस प्रोग्राम की डिटेल है। तो अब ये जो नीचे भी लिखा हुआ है ये इस प्रोग्राम में जो कुछ जो है वो साथ उन्होंने इसको भी ब्रीफ किया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है थ्रेड मॉडल्स हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहला मॉडल है बॉस वर्कर। तो अब इसकी जो डिटेल लिखी हुई है इधर उन्होंने
तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर इसकी डिटेल है। इसमें क्या बता रहे हैं, बॉस वर्कर मॉडल में क्या होता है, एक बॉस होता है और उसके कुछ वर्कर्स होते हैं। अब वो बॉस क्या करता है, अपने वर्कर्स को काम असाइन करता है, तो जैसे ही वो वर्कर्स काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो बॉस को रिपोर्ट करते हैं। तो बॉस वर्कर मॉडल का ये काम है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आता है कि बॉस वर्कर मॉडल के उन्होंने वो बताए होते हैं कि क्या काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वो वर्क क्यू मॉडल है, वर्क क्यू। तो इसमें जो है वो क्या होता है कि क्रू जो होता है, ठीक है, जो लोग होते हैं, ठीक है, ये उससे रिजेम्बलेंस की हुई है उन लोगों ने, इसका जो नाम रखा हुआ है। ठीक है, क्रू लोगों को ही कहते हैं, तो यहाँ पे जो है क्रू थ्रेड्स को कह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि यानी एक सिंगल टास्क है, उसको फर्दर सब टास्क में डिवाइड करते हैं और उनको थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर वो उसको जो है वो यानी सब टास्क को दोबारा से मर्ज करते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इसको डायग्रामेटिकली देखा था कि अगर क्लाइंट सर्वर से कोई रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के कोरेस्पॉन्ड जो है वो थ्रेड जनरेट करता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो ये काम करता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पूछते हैं, इनके इन मॉडल्स की जो है वो वर्किंग पूछते हैं। प्लस उन्होंने एमसीक्यूज के अंदर यानी थ्रेड मॉडल्स दिए होते हैं और बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो थ्रेड मॉडल्स नहीं है। ठीक है, अब बॉस वर्कर है, इसमें तो वर्क क्यू है, क्लाइंट सर्वर है। ठीक है, इसके अलावा और वो रॉन्ग ऑप्शंस देते हैं, वो पूछते हैं कि इनमें से कौन से थ्रेड मॉडल्स को बिलोंग करते हैं और कौन से नहीं करते, तो इस तरह पॉसिबिलिटी बनती है एमसीक्यूज की। अब इन्होंने एडवांटेजेस इधर बताए हुए हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में जो पहला बुलेट है इसमें यही है कि चीज़ें जो है वो सिंपलर हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, एनहांस हो जाती है। और अगला जो है वो उसमें मेंटेनेंस जो है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है। ट्रबल शूटिंग जो है वो भी आसान हो जाती है, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना प्लस उसका यानी उसको रिज़ॉल्व करना। आखिरी जो पॉइंट है वो सिंक्रोनाइज़ेशन, कोऑर्डिनेशन जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाती है। अच्छा, एक पॉइंट ऊपर रह गया था, ये जो तीसरा पॉइंट है। ठीक है, मॉडल्स नेचुरली कोरेस्पॉन्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। तो इनकी जो ये जो है बॉस वर्कर मॉडल्स एज अ टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो इनमें भी मॉडिफिकेशन जो है वो की जाती है, की जा सकती है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है मर्ज सॉर्ट, यानी एक सॉर्टिंग टेक्निक है। तो उसको मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया है। यानी मर्ज सॉर्ट अगर करना है तो यानी इस टास्क को भी फर्दर सब टास्क में डिवाइड करके, ठीक है, उनको मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। ऊपर जो है वो ये सारी वही डिटेल लिखी है, तो ये डायग्राम के थ्रू जो है वो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक अरे है, ठीक है, एक लिस्ट है, अब उसको सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो क्या होगा, अब यानी इस अरे को पीसेस में डिवाइड किया और हर पीस को जो है वो एक थ्रेड को असाइन कर दिया। लाइक थ्रेड 0 है, वो कुछ पोर्शन को जो है वो सॉर्ट करेगी, उसके बाद थ्रेड 1 सॉर्ट करेगी, थ्रेड 2 को भी कुछ पोर्शन असाइन है और थ्रेड 3 को भी पोर्शन असाइन है। अब क्या होगा, अब ये जो थ्रेड 1 और थ्रेड 2 जो है वो जब सॉर्टिंग कर लेंगी, तो अब इन इनको मर्ज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, थ्रेड 0 और 1 का जो जो भी टास्क था वो मर्ज हो रहा है। इसी तरह थ्रेड 2 और थ्रेड 3 का भी टास्क जो है वो थ्रेड 3 का भी टास्क जो है वो मर्ज हो रहा है। फिर अब थ्रेड 0 1 और 2 3 ने जो भी काम किया उनको मर्ज करके एक पूरी जो है लिस्ट एक करे जो है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये काम करेगा। ये जो सॉर्टिंग सॉर्टिंग टेक्निक है, मर्ज सॉर्ट यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। ये आगे ये प्रोग्राम है इसी काम को करने के लिए। ये फिर उसकी डिटेल लिखी हुई है उन्होंने। अच्छा, इसमें जो है परफॉर्मेंस, उन्होंने परफॉर्मेंस का जो इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मल्टी थ्रेडिंग गिव्स द बेस्ट रिजल्ट व्हेन द नंबर ऑफ प्रोसेसर इज सेम एज द नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो मल्टी थ्रेडिंग का जो बेस्ट रिजल्ट कब आएगा, जब जितने प्रोसेसर्स होंगे, थ्रेड्स भी उतनी होंगी, तब जो है वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो मिलेगी।
ठीक है? वो किस तरह, क्योंकि अब जितने प्रोसेसर्स हैं, अगर 3 प्रोसेसर्स हैं और 3 थ्रेड्स हैं, तो हर प्रोसेसर एक थ्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, एडिशनल थ्रेड्स बियॉन्ड प्रोसेसर कांट स्लो डाउन द प्रोग्राम। उसमें ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर थ्रेड्स जो है वो प्रोसेसर से ज़्यादा है, तो उससे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाती है अगर एक प्रोसेसर हो और जो है वो मेमोरी जो है वो लो हो और अरे का जो साइज़ है वो लार्ज हो। ऑब्वियस सी बात है, इससे जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगी या स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसमें जो है वो पैरेललिज्म, इंट्रोडक्शन टू पैरेललिज्म, लेक्चर नंबर 122। तो इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, ठीक है? दोनों का जो पर्पस है या मकसद है, एक है कंकरेंसी या पैरेललिज्म को अचीव करना, यानी एक ही टाइम पे जो है मल्टीपल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है बट मल्टी थ्रेडिंग जो है वो ऑप्टिमल है, ठीक है? मल्टी प्रोसेसर जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है? तो हमने ऊपर भी एक पॉइंट देखा था कि जो है ये 2 लेक्चर्स में देखा था कि मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट मल्टी प्रोसेसर्स के ऊपर होता है, ठीक है? क्योंकि जो थ्रेड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं प्रोसेसर्स के ऊपर, ठीक है? तो अब विंडो जो है वो मल्टी थ्रेडिंग भी सपोर्ट करती है, ठीक है? सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, मल्टी प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करती है, मल्टी प्रोसेसर्स को भी सपोर्ट करती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है? इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद द प्रॉपर्टीज़, यानी जो पैरेललिज्म की प्रॉपर्टीज़ है कि जो मेजर टास्क है वो सब टास्क में डिवाइड होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रेड्स को, और वो थ्रेड जो है वो फिर मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर जो है वो कंकरेंटली रन करती हैं, ठीक है? और लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट जो पहला बुलेट का जो लास्ट पॉइंट है, दीज वर्कर सब टास्क रन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है? इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन जो है वो नहीं होती, ठीक है? जैसे ही जो है वो ये सब टास्क अपना काम कंप्लीट करते हैं, तो मास्टर प्रोग्राम को जो है ये जो है वो रिटर्न करते हैं, उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी, तो मास्टर प्रोग्राम यानी उन सब टास्क को दोबारा से मर्ज करता है, ठीक है? तो अब इसमें यानी इसमें नेक्स्ट जो बुलेट है उसमें ये लिखा हुआ है, द प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है? तो अब इसमें ये पॉइंट है कि यानी हर थ्रेड को जो है अपना जो है वो एक टास्क मिलेगा, तो उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तब होती है जब मल्टीपल जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एक ही टास्क कर रही हों, बट इसमें जो है वो टास्क डिवाइड हुआ हुआ है। बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि एक थ्रेड, यानी अगर शेयर्ड आइटम है, शेयर्ड डेटा है, तो उसको एक टाइम पे एक ही थ्रेड यूज़ कर सकती है, बट इधर जो है वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है? तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, ओनली द मास्टर वर्कर इज सिंक्रोनाइज्ड विद ईच वर्कर एंड वेट्स फॉर देम टू कंप्लीट, ठीक है? तो सिंक्रोनाइजेशन इनके दरमियान हुई हुई है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान है। अब इसमें जो वर्कर थ्रेड है, ठीक है? यानी उसका काम है कि जो भी जो बाकी वर्कर्स हैं, वो अपना जब टास्क कंप्लीट कर लें, तो उन सब टास्क को जो है वो मर्ज करना। एवरी वर्कर विल वर्क एज़ अ सेपरेट थ्रेड ऑन अ सेपरेट प्रोसेसर, इट इज़ मोर ऑप्टिमल सिचुएशन। तो इसकी बात हम पहले भी कर